मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ अहम बातें आपसे मैं डिस्कस करूँगा जो कि आपका कनाडा वीज़ा लेने में मदद करेंगी। और अगर आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं ख़ुद से, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब आपने ये सारी चीज़ें कैसे समझनी है, ये सारी चीज़ें आप पूरी वीडियो देखें। और जो मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो पॉइंट्स आप या तो कहीं नोट कर लीजिए या फिर आप कहीं अपने दिमाग में बिठा लें ये बातें कि कनाडा वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो ये चीज़ें आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। 1 2 3 करके मैं चीज़ें स्टार्ट करूँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें वीडियोस को। मैं देखता हूँ प्रोफाइल ऑफ माय वीडियोस 82% जो है वो जस्ट देख के चले जाते हैं और बाकी 13-14% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब करते हैं। जो लोग करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हो सके तो उसको सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दिया करें प्लीज़। गाइस, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कनाडा वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं वो कैसे बढ़ सकते हैं, या आप क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपकी फाइलिंग में फोकस होके आपको वीज़ा मिल सके। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना है। और कन्विंस कैसे करेंगे, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन देनी है या फाइलिंग देनी है उसके अगेंस्ट ही आपने उसको कन्विंस करना है, क्योंकि कनाडा में कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है। तो आपने उसको अपने पेपर के ऊपर ही कन्विंस करना है। पेपर के ऊपर कन्विंस कैसे अब ऑफिसर होगा कि आपका एक अच्छा प्रोफाइल हो जिससे उसको ये समझ आए कि हाँ भाई, आप जाएंगे और अपनी कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, कहीं पर भी आप वापस आएंगे। एनी हाउ, जब आपका ट्रैवल पूरा हो जाएगा तो आपको आना ही पड़ेगा वापस। कुछ ऐसी चीज़ें आपने शो करनी है वहाँ पे। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो चीज़ें हो सकती हैं, सबसे पहले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है फैमिली टाइज़। फैमिली टाइज़ आपने ऐसे दिखाने हैं कि अगर एक फैमिली 4 लोगों की या 3 लोगों की अप्लाई कर रही है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सब एक साथ अप्लाई ना करें। मियाँ बीवी अप्लाई करें और बच्चों को अप्लाई साथ ना करवाएं पहली दफ़ा में। जब मियाँ बीवी का वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद जाके बच्चे का भी साथ अप्लाई कर दें। और बच्चे का तो 1 साल नहीं तो 2 साल 3 साल बाद लग जाए। कनाडा का वीज़ा 5 साल का होता है, तो आपके पास इनफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, तो आप उसमें जाके वीज़ा लगवा सकते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी सैलरी, या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो एक हैंडसम होनी चाहिए। हैंडसम का मतलब होता है कि 50,000 से ऊपर की आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए हर महीने। और ये कुछ महीनों से होनी चाहिए जितनी महीने की वहाँ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। लेट्स से कि अगर 6 महीने की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तो आपको 6 महीने की सैलरीज आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। उससे आपका एक मंथली सेविंग्स और ईयरली सेविंग्स बनता है, जो कि वहाँ पर चेक की जाती है कि हाँ, ये बंदा ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है, इसके पास इनफ फंड्स हैं कि वहाँ जाके ये यूटिलाइज़ कर सकेगा, या ये वहाँ कैसे रहेगा। साथ ही साथ आपने अपने कुछ एसेट्स, मींस कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखानी है, थ्रू रिपोर्ट्स आप दिखा सकते हैं। कोई बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा सकते हैं, अगर आपके नाम पे कोई लाइसेंस है वो दिखा सकते हैं, पार्टनरशिप डीड है आपके पास वो दिखा सकते हैं, आपके पास अगर कुछ और फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स हैं तो वो सब आप अपनी फाइलिंग में रखें, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। वो सब आपने वहाँ जस्टिफाई करना होगा। जब आप ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करेंगे तो आपको वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये सारी बातें मैं बहुत एक्सपीरियंस और बहुत चीज़ें जमा करने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो इसको वीडियो पूरी देखेंगे, एक और पॉइंट आगे बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको मिस ना करें। सो नंबर 3 पे जो मेरी नज़र में है वो है आपका ट्रैवल प्लान, कि आप जो ट्रैवल प्लान बनाएंगे वो ऐसा होना चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर उसको पढ़े और कन्विंस हो जाए। अच्छा, काफ़ी सारी जगहों पे एजेंट या कंसल्टेंट, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट मैं आपको एक थॉट दे रहा हूँ कि काफ़ी सारी जगहों पे लोग क्या करते हैं, ये जो कवर लेटर होता है ना, अब मेरी प्रोफाइल आपसे अलग होगी, आपकी प्रोफाइल एक दूसरे बंदे से अलग होगी, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, एक ही फॉर्मेट होता है उनके पास, वही कॉपी पेस्ट करके नाम जगहें चेंज करके और वो घुसा देते हैं। तो जब एक ही तरह से एप्लीकेशन जाएगी ऑफिसर के पास, तो उसको ये पता है कि ये 2 नंबर एप्लीकेशन है और ये जाएगा और वापस नहीं आएगा, 179B लगा के रिजेक्ट कर दो। वो लोग ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते अब। तो हमें क्या करना है, हमें उस कवर लेटर पे ऐसा शो ऑफ करना है कि उसको लगे कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन ट्रैवलर है और ये इतने टाइम के लिए जा रहा है और ये इतने टाइम के बाद वापस आएगा। और इसका एक और लिंक मैं आपको बताता हूँ, एक और की पॉइंट बताता हूँ। ये लिंक आप अपने पासपोर्ट से भी शो ऑफ कर सकते हैं, जो आपके पास वीज़ास अगर लगे हुए हैं या आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रैवल हिस्ट्री भी आप कहीं अगर बड़ी जगहों के वीज़े नहीं लग रहे, तो सब ने पहले बेबी स्टेप्स ही लेने होते हैं, सब छोटी छोटी कंट्रीज़ जाते हैं, उसके बाद एक ड्रीम कंट्री में जाके पहुँच जाते हैं। ये आप ये सोचें, जो भी छोटी कंट्रीज़ जा रहे हैं वो सब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एक दिन जब आप अपनी ड्रीम कंट्री पहुंच जाएंगे तो आप जाके वहाँ से सारा अर्न कर लेंगे विद इन 1 ईयर, ज़्यादा नहीं, विद इन 1 ईयर 2 ईयर आप सारा पैसा जो है अपना वो रिटर्न कर लेंगे, अगर आप वहाँ पहुँच गए जो आपकी ड्रीम कंट्री है, लाइक कैनेडा, USA, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी है। तो कोशिश करें, वो आपका जो डॉक्यूमेंट देखेगा तो उसको पता चलेगा हाँ, ये भाई जापान गया था बंदा, 3 दिन इसने स्टे किया, फिर ये आगे मलेशिया चला गया, थाईलैंड चला गया, सिंगापुर चला गया, और ये वहाँ मिला के कोई 10-15 दिन रहा और वापस आ गया। सो दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। सो जिसके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो कोशिश करे। बहुत सारी यूरोप की कंट्री हैं जहाँ के वीज़े लग जाते हैं और वीज़े मिलते भी हैं, जैसे कि साइप्रस एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, और आधा पार्ट तुर्की में, आधा पार्ट इधर है। तो आप तुर्की वाले को छोड़ के, अगर तुर्की का अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप जा सकते हैं यूरोपियन वाले में। यूरोपियन वाले में अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर किसी को असेसमेंट चाहिए उसकी, या किसी को उससे रिलेटेड पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो शुरू में ही बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें, ताकि ये सारी चीज़ें हर किसी को पता चल सके और वो इससे फ़ायदा उठा सके। सो गाइस, आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। फिर इंशाल्लाह एक और वीडियो में, नई डिटेल वीडियो में आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम।